So hello, welcome to Sleepy Classes. I'm Jatin, and I'm giving you here the preview of the test series of political science. Okay, so let's discuss this question. India's comment on India's economic diplomacy. सबसे पहले ये देखना है कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा गया है. ओके, अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा गया है तो ऑल टुगेदर अलग स्ट्रक्चर होगा. अगर ये 50 में पूछा गया है तो ऑल टुगेदर अलग स्ट्रक्चर होगा, और 20 में पूछा गया है तो 15 और 20 में थोड़ा सा डिफरेंस होगा. ओके, सो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में हम क्या क्या डाल सकते हैं. क्वेश्चन में क्या क्या डालने का मतलब क्या है. लाइक इट इज़ अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन. सिर्फ उन्होंने 5 वर्ड्स लिखे हैं, कमेंट ऑन इंडियाज़ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी. अब इंडिया की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में क्या कमेंट करना है ये हमें देखना है. तो कमेंट कैसे हो सकता है. कमेंट हो सकता है हम उसके सक्सेसेस के बारे में बता सकते हैं. कमेंट हो सकता है हम उसके फेलियर्स के बारे में बता सकते हैं. कमेंट हो सकता है हम उसके चैलेंजेस के बारे में बता सकते हैं. एंड बाद में एक वे फॉरवर्ड दे सकते हैं कि हाँ यार ऐसे नहीं, ऐसे करा जाए ताकि इंडिया इकोनॉमिक डिप्लोमेसी शुड बी यूज बेटर. ओके, तो हम ये वाला जो क्वेश्चन है इसको ऐसे आई विल स्ट्रक्चर इट फॉर यू कि एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके लिए स्टैंडर्ड आंसर तैयार हो जाए. ओके, मॉडल आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ. ओके, कोई भी आपको कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, स्कॉलर्स है, वो इसमें आपको मिलेगी. माय एम हेयर इज़ कि आपको कॉम्प्रीहेंड करना सिखाया जाए क्वेश्चन, एक स्ट्रक्चर फ्रेम करना सिखाया जाए. कंटेंट जो है वो मॉडल आंसर आपको देगा. ओके, सो वर्किंग विद द डिमांड. सबसे पहले इसकी डिमांड क्या है. इट्स अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन. कमेंट लिखा है ऑन इंडियाज इकोनॉमिक डिप्लोमेसी. तो डिमांड में सबसे पहले तो क्या ही होगा कि भाई पहले तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी बताएं कि होती क्या है. ओके, फिर उसको रिलेट करें किससे, इंडिया से. फिर उसके बाद सक्सेस बताएं इंडिया की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का कि कहाँ कहाँ सक्सेस हुआ है. फिर हम फेलियर्स बताएंगे. फिर हम वे फॉरवर्ड देंगे कि हाउ इट इट शुड बी डन मोर, कि भी कैसे हम उसको आगे जाके एक अच्छी तरह और यूज़ कर सकें, कि कैसे हम उसको और इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ कर सकें. ओके, तो उसके बाद सबसे पहले हमने क्या कहा था कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की डेफिनेशन देनी है. डेफिनेशन सबसे बढ़िया हमारे पर्सपेक्टिव में किसने दी है, टोनी वेन जी ने. वो क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट एंड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी involve using diplomatic skills with economic tools to advance a country's economic, political and strategic goals. तो अल्टीमेटली कोई गोल हम अचीव करना है. अल्टीमेटली फॉरेन पॉलिसी क्या होती है. फॉरेन पॉलिसी इज अचीविंग अ कंट्रीज नेशनल इंटरेस्ट, कोर नेशनल इंटरेस्ट. वो कोर नेशनल इंटरेस्ट अचीव करने के लिए हम एन नंबर ऑफ थिंग्स करते हैं. लाइक वी फाइट, ठीक है, वी गो टू वॉर, we do economic diplomacy. So economic diplomacy is part of the foreign policy, and larger goal is to secure our core national interest. तो वही वैसे ही हमने डेफिनेशन बना दिया इसका. ओके, तो अब इसको रिलेट करेंगे इंडिया से. कैसे. वाइल इकोनॉमिक डिप्लोमेसी आर गवर्नमेंट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, बट ग्रेटेस्ट एम्फसिस ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी कब आया है, लिबरलाइजेशन के बाद आया है. कब हुई थी वो, 1990s में. ओके, तो अब इसको इंट्रोडक्शन की ब्यूटी क्या है. इस इंट्रोडक्शन की ब्यूटी ये है कि इसमें इसने सबसे पहले इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को डिफाइन भी कर दिया है. ओके, डिफाइन करने के साथ साथ इन्होंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी दे दिया है. ओके, तो इट इज़ द परफेक्ट इंट्रो अगर आप ऐसे रिप्रोड्यूस कर पाते हैं पेपर में. ओके, उसके बाद हम बात करेंगे. ओके, 1990s में हुआ. 1990s के बाद आप 21st सेंचुरी से रिलेट करेंगे कि आज इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. ओके, तो अब बात करेंगे सक्सेस ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की. तो सक्सेस में सबसे पहले हम कोट करेंगे स्कॉलर हर्षवी पंत जी को, जो क्या कहते हैं कि भाई जो इंडिया का सक्सेस है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का, इट लाइज इन क्रिएटिंग इन्वायरमेंट. जो हमने इन्वायरमेंट क्रिएट करा है फॉर इंटीग्रेटिंग इंडियन बिजनेसेस विद ग्लोबल मार्केट्स, जिसको हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी कह सकते हैं इन डोमेस्टिक सेंस, कि हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना बढ़िया कर दिया है और ग्लोबल बिजनेस इतना बढ़िया कर दिया है, पॉलिसीज इतनी बढ़िया कर दी हैं कि नाउ द इंडियन ग्लोबल हाउसेस कैन गो एंड हैव अ डील विद अदर कंपनीज लाइक द यूएसए. जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गेल शाइनरी डील.
गेल शेनर डील, ये डील यूएस कंपनी के साथ हुई थी जिसमें 20 ईयर्स के लिए एलएनजी 20 ईयर्स के लिए एलएनजी इंपोर्ट करा जाएगा इंडिया को। ओके, दिस डील इज सीन एज अ लैंडमार्क डील, ओके, इन इंडियाज इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। उसके बाद द सेकंड वो क्या कह रहे हैं कि हम इससे सक्सेस दे सकते हैं इंडिया की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का कि 87 बिलियन इन रेमिटेंसेस हमें आया है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, उसके बाद हम सक्सेस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कैसे देख सकते हैं कि वी आर मेंटेनिंग अ टफ पोस्चर इन WTO। ओके, हम क्या कर रहे हैं, हम नेगोशिएट कर रहे हैं प्रेफरेंशियल और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद कंट्रीज लाइक USA, थाईलैंड, सिंगापुर। ओके, हम इनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड सी, US इज़ अ ग्रेट पावर। ओके, उनके साथ नेगोशिएट करना इज़ नॉट अ बच्चों का खेल नहीं है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके, यू हैव टू हैव अ गुड सेंस ऑफ डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल लॉज। ओके, उसके बाद हाईली सक्सेसफुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद श्रीलंका, दैट इज़ ऑल्सो अ सक्सेस, है ना, कि भाई इतनी देर से चल रहा है और अच्छा चल रहा है। उसके बाद म्यांमार में हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट एंड ऑल दीज। तो ये सब क्या कर रहा है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद द मेन पॉइंट इज कि क्लोजनेस विद रशिया एंड इजराइल। ठीक है, अब आप खुद सोच के देखिए, जब आप इंडिया इजराइल या इंडिया रशिया की बात करते हैं, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, डिफेंस टाइज। ओके, हमारा इनसे इतना अच्छा रिलेशन इसी करके है बिकॉज ऑफ द डिफेंस टाइज। ठीक है ना, तो अब हम बात करेंगे कि भाई डिफेंस टाइज की वजह से हमारा इतना बढ़िया रिलेशन इनसे हो रहा है। ओके, तो उसके बाद इंडिया सैंक्शंस ऑन मलेशिया, हमने सैंक्शंस लगाए मलेशिया पे, हमने उनसे पाम ऑयल, जो ये क्या देते थे, पाम ऑयल देते थे, वो लेना हमने बंद कर दिया। हमने कहा कि नहीं भाई, हम इंडोनेशिया से ले लेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कश्मीर रिमार्क दिया था, आपको याद होगा, जब कश्मीर का 370 और 335A हटाया गया, तो वी हैव इन्होंने बहुत एक रिमार्क दिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, देवर अगेंस्ट, है ना। तो उसके खिलाफ इंडिया ने सैंक्शंस जारी करे। उसके बाद तो अब हम एक कोट करेंगे, एक वर्कशॉप हुई थी जिसका नाम था मोबिलाइजिंग द स्टेट इंडियन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इन 21st सेंचुरी, जिसमें पैनलिस्ट्स थे मोंटेक सिंह आलूवालिया जी, संजय बरू जी, सी राजा मोहन जी, और उसको प्रिसाइड करा था प्रताप भानु मेहता जी ने। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस, सबसे फर्स्ट चैलेंज क्या है कि सक्सेस तो है, सक्सेस के साथ साथ हम उसका पोटेंशियल जो है, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। इंडिया इज़ पीपीपी GDP के मामले में हम 3rd नंबर पे हैं। ठीक है, सच अ लार्ज मार्केट, फेसबुक की लार्जेस्ट मार्केट इंडिया है, लेकिन फिर भी हम एक बहुत ज़्यादा जो एक पोटेंशियल है वो क्यों नहीं एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। उसके लिए पैनल बैठा था और उसने चैलेंजेस बताए कि चैलेंजेस क्या है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को, जब हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करते हैं तो उसमें चैलेंजेस हमारे क्या आते हैं। तो सबसे द मेन चैलेंज क्या है, कंपार्टमेंटलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स, कि कॉमर्स हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने ग्रांट देनी है, उसको कैसे पता होगा कि टू विच अफ्रीकन नेशन द ग्रांट विल हैव गुड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अस। उन्हें तो सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि इतना पैसा इनको देना है। सो दे हैव टू कोऑर्डिनेट विद द MEA। ठीक है, कि भाई ग्रांट देने से पहले MEA से कंसल्ट करो कि किस लिए ग्रांट देना है, कितना ग्रांट देना है, किस नेशन को ग्रांट देना है और किस टाइम ग्रांट देना है। ये बहुत ज़रूरी होगा। अब ये क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज दे आर कंपार्टमेंटलाइज्ड। कॉमर्स मिनिस्ट्री MEA से बात ही नहीं करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है कि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स। कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स का मतलब है IFS बहुत कम है। अभी IFS की रिक्रूटमेंट बहुत कम है, वी डोंट हैव एनफ ऑफिसर्स, वी डोंट हैव एनफ डिप्लोमैट्स जो कि प्रॉपर नेगोशिएट कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्या है, हम बहुत ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल हैं ड्यूरिंग द ट्रेड नेगोशिएशंस। वी आर वेरी 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 इनफ्लेक्सिबल इन ट्रेड नेगोशिएशंस। ओके, अगर हम बात करें कि RCEP की, तो RCEP के लिए इफ़ वी प्रोमिनेंट स्कॉलर्स लाइक राजा मोहन ये कहते हैं, या इवन हर्षवी पंत भी यही कहते हैं कि RCEP अगर हमने ज्वाइन करा होता तो इट वुड हैव बीन गुड फॉर इंडिया। क्यों?
बिकॉज आरसेप इंक्लूडेड चाइना, इट इंक्लूडेड जापान, और जो उनका एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, जो एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उसमें से उभर के आता, दैट वुड हैव बीन अमेजिंग। आप सोच के देखिए, राइजिंग एशिया, एशियन सेंचुरी, चाइना वहाँ पे है, जापान वहाँ पे है, साउथ कोरिया वहाँ पे है, जो कि सब स्टॉलवर्ड्स हैं। ओके, वो कितना ज़रूरी होता ना, इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दैट। लाइक कैन यू इमेजिन, एंड इट गोज ऑन विदाउट इंडिया। सो वाई यू हैव टू बी सो इनफ्लेक्सिबल अबाउट एनीथिंग, यू नो। गोल्डन मीन है एरिस्टोटल का, अरे कुछ समझौता करिए, कुछ बीच में आइए और अडॉप्ट अ वे आउट। ओके, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग क्या है, उसके बाद क्या है, लैक ऑफ एंगेजमेंट विद इन गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस। तो यूएसए में आपको पता होगा, यूएसए में लॉबिंग इज लीगल। हमारे तो क्या बोलते हैं, हमारे तो अगर गवर्नमेंट बिजनेस की बात सुन ले तो सूट बूट की सरकार का इंजाम लग जाता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। बट क्या बिजनेस की सुननी चाहिए? बिल्कुल सुननी चाहिए। अगर हम बिजनेसेस की सुनेंगे, दे हैव देयर ईयर टू द ग्राउंड, दे नो व्हाट द मार्केट डिमांड्स। इफ़ दे नो व्हाट द मार्केट डिमांड्स, अगर उन्हें पता होगा तभी तो सरकार भी एक्ट कर पाएगी ना। ओके, सो वी हैव टू बी इन टेंडम विद द बिजनेस एंड यूज आवर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। उसके बाद क्या चैलेंज है कि रैपिड राइज ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम विच इज़ इन एडुकेटली इम्प्लीमेंटेड। ग्रांट तो हम बहुत दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, अब इंडिया ग्रांट लेती नहीं है, ग्रांट देती है, डेवलपमेंट असिस्टेंस दे रही है, अफ्रीकन नेशंस में दे रही है, एशियन नेशंस में दे रही है, लेकिन कब देनी है, कहाँ देनी है, पता ही नहीं लग रहा है। ठीक है ना, एमईए से कंसल्ट ही नहीं कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद क्या है, लैक ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। कि भाई कोई भी कंपनी अगर इंडिया में इन्वेस्ट करने आ रही है, उन्हें लगता है कि जैसे ऑफसेट क्लॉज वाला हुआ, और वोडाफोन केस यहाँ हमने लिखा भी है, वोडाफोन केस वाला था, ठीक है। तो द थिंग इज कि वाई विल दे ट्रस्ट योर सिस्टम? ओके, देयर आर इंडियन जजेस देयर, एमएनसी अमेरिका की है, ठीक है, एमएनसी जापान की है, वो क्यों ट्रस्ट करें उन पे? तो देयर शुड बी अ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो कि ट्रस्ट वर्दी हो, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस हो गए, सक्सेस बता दिया, अब हम आएंगे वे फॉरवर्ड में। तो वे फॉरवर्ड में क्या है, सबसे पहले तो एक हमें रेफरेंस डालना है ब्राज़ील का, वो कि बहुत ज़रूरी है। ब्राज़ील क्या करता है, जितने भी ब्राज़ील के ऑलमोस्ट नेबर्स हैं, लाइक वेनेजुएला है, ठीक है, उनके साथ दे डेलिबरेटली मेंटेन ट्रेड सरप्लस, दे डेलिबरेटली मेंटेन ट्रेड सरप्लस। ओके, उससे क्या होता है, अगर आप ट्रेड सरप्लस होने देंगे तो देर विल बी अ सेंस ऑफ ट्रस्ट, देर विल बी अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू दी अदर नेशंस कि यार चलो इनके साथ तो हमारा ट्रेड सरप्लस है तो लेट्स ट्रेड मोर। ठीक है, कि भाई अगर हम पाकिस्तान के साथ लेट सपोज हमारा ट्रेड सरप्लस पाकिस्तान, हमारा ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान के साथ है, तो पाकिस्तान भी तो सोचेगा ना आतंकवादी भेजने से पहले कि यार इनके साथ तो हमारा इतना अच्छा ट्रेड रिलेशंस है, वाई टू जस्ट रूइन दैट। आतंकवादी भेजेंगे, इन्होंने ट्रेड पॉलिसीज़ हमारे खिलाफ कर देनी है, और हमारे लोग जो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। ओके, सो इट्स ऑल इंटर रिलेटेड। ओके, वे फॉरवर्ड पहला ये है, ऐसी अप्रोच बनाइए। दूसरा वो क्या कह रहे हैं, एक नेशनल ऑफसेट अथॉरिटी बनाइए। ठीक है, ये प्रताप भानु मेहता जी ने ही कहा था कि एक नेशनल ऑफसेट अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगी, टू गेन कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन डिफेंस इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, उसके बाद भी जो G20 है और अदर फोराज हैं लाइक SCO एंड एवरीथिंग, उनको यूज़ करिए। ठीक है, उनको यूज़ करिए कि भाई गवर्नेंस रिफॉर्म्स करने के लिए, जैसे अब हमें पता है कि सबसे बड़ा रिफॉर्म किस में चाहिए, UNSC में, IMF में चाहिए रिफॉर्म। उसके लिए वाई आर वी नॉट लॉबिंग? ओके, वो कैसे लॉबी हो सकता है? ओके, सोच के देखिए वो कैसे लॉबी हो सकता है। इंडिया शुड यूज़ G20 एंड अदर फोरा। ओके, आप उसके बाद उसको you should make it clear that failure to expeditiously implement governance reforms at IMF and UNSC will force India to turn towards other international financial institutions। ये समझाना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं ना कि डंडे की चाल समझाना ज़रूरी है कि भाई अगर तू नहीं काम करेगा तो मैं कहीं और जा रहा हूँ। ओके, उसके बाद ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि ग्रंथ विनायक जी क्या कहते हैं, कहते भी इंडिया को जो अपनी इमेज है डिलीवरी डेफिसिट नेशन की, उससे बाहर आना पड़ेगा। अब ये डिलीवरी डेफिसिट नेशन की इमेज क्या है?
अब आप खुद सोचिए, अगर आपके घर के पास कभी कोई एक फ्लाईओवर बनना शुरू होता है, एक ब्रिज बनना शुरू होता है, क्या वो कभी टाइम पे ख़त्म हुआ है उसका काम? यही तो हम जो हम डोमेस्टिक में कर रहे हैं वही हम इंटरनेशनल में कर रहे हैं। खुद सोच के देखिए, जो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट था, शाहबार पोर्ट था, इन सब में कंट्रीज़ की कंप्लेंट क्या थी? भैया आपने वादे तो बहुत कर दिए, आप नींव पत्थर रख गए, आपने सब कर दिया, क्या वो कंप्लीट करा आपने? यू नो, इट इज़ सेड दैट, बहुत ही एक कहावत है कि इंडिया प्रोमिसेस एंड चाइना डिलीवर्स। दैट्स वाई सब चाइना के पास जा रहे हैं कि भाई नहीं यार, दे हैव बिग पॉकेट्स, BRI ठीक है, इंडिया जो सजेस्ट करेगा वो लेने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज प्रोमिस ये बहुत करते हैं, काम वाम करते नहीं हैं। तो ये वाली इमेज हमें चेंज करनी पड़ेगी इन एनी केस। एंड वेयर इट विल स्टार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक। पहले घर में काम करिए, पहले घर में हाईवेज प्रॉपर बनाइए। अगर यहाँ पे आदत डलेगी आपकी कंपनीज को, तभी आप फॉरेन में जाके भी पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, मूविंग ऑन। एक उन्होंने कहा है कि एक एशिया बायर्स क्लब बना लीजिए, जो कि क्या होगा कि लार्ज इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उससे, मतलब ऐसा होगा ना कि आप एक क्लब बना लो अपना, कि यार सब बंदे उससे नेगोशिएट करेंगे, जैसे इंडिया पाकिस्तान है ना, और ये सब इकट्ठे आके एक क्लब बना लें, और जितनी भी ट्रेड डील्स हो रही है सभी आपस में नेगोशिएट करें दूसरी कंट्री से। हालांकि बहुत आइडियलिस्ट चीज़ है, लेकिन अगर हो जाए तो कितना बढ़िया है ना, बार्गेनिंग पावर कितनी अच्छी देगा। ओके, दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। अब आते हैं हम कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन क्या कहता है कि भाई द स्टोरी ऑफ इंडिया डिप्लोमेटिक जो है ना, वो अभी शुरू ही हुई है। इट हैज़ बेयरली बिगन। वो आने वाले टाइम में इंडिया जो है ना उसको, इंडिया कैन नाउ ऑफर लार्ज क्रेडिट लाइंस। वो आज बहुत लार्ज क्रेडिट लाइंस ऑफर कर पा रहा है, पहले नहीं करता था। पहले वो खुद IMF से अपना बेल आउट करवा रहा था। ठीक है, तो द कार्ड्स हैव टर्न्ड, द टेबल्स हैव टर्न्ड। ओके, द कार्ड्स हैव चेंज नाउ। तो इंडिया अभी क्या है, इंडिया इज नाउ अ मिडल पावर, इमर्जिंग ग्रेट पावर। तो उसको अभी हल्के में नहीं लेना चाहिए इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को। ओके, फिक्की को, फिक्की के पास जाइए, एसोचैम के पास जाइए, और बहुत संस्थाएं हैं, अपना डायस्पोरा यूज़ कीजिए। ठीक है, सबको यूज़ करिए। और अब क्या करना चाहिए कि भाई नेशनल सिक्योरिटी करके, अब हम अपने आप को कटेल कर रहे थे कि भाई नेशनल सिक्योरिटी करके हम क्या सोचते होते थे कि भाई पढ़िए लाइन क्या लिखी है, द लीडरशिप विल हैव टू एक्ट डिसाइसिवली टू ब्रेक द ओल्ड माइंडसेट विच डिफाइंस नेशनल सिक्योरिटी एंड ट्रेड पॉलिसी इन सेपरेट एंड नैरो टर्म्स। तो नेशनल सिक्योरिटी और ट्रेड पॉलिसी को अलग अलग कंपार्टमेंटलाइज नहीं करना है। ओके, नेशनल सिक्योरिटी, ओके नेशनल सिक्योरिटी हो, नेशनल सिक्योरिटी की होगी, साथ साथ चलेगी, पर एट द सेम टाइम ट्रेड पॉलिसी को भी आपको साथ साथ चलाना पड़ेगा, बिकॉज दे आर साइमल्टेनियस। ओके, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि भाई ब्रिंग टुगेदर द डिस्परेट स्ट्रैंड्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ब्यूरोक्रेटिक कोहेरेंस। जैसे मैंने बात करा ना कि बहुत ज़्यादा सीलोज में बंटे हुए हैं डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए, और पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, है ना, पॉलिटिकल पर्पस कह रहे हैं। सो दैट इज़ द कंक्लूजन। मतलब कंक्लूजन वे फॉरवर्ड में टेक्निकली क्या करना होता है, वे फॉरवर्ड में आपने करना होता है कि यार अच्छी अच्छी बातें लिखो कि ये होना चाहिए, प्रॉपर आइडलिज्म डालिए इसमें कि यार ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, सो अगेन इफ़ यू गो थ्रू द क्वेश्चन अगेन, क्या कह रहे हैं ये, कमेंट ऑन इंडियाज़ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। ठीक है, तो कैसे हमने स्ट्रक्चरिंग इसकी करी थी, इंट्रोडक्शन देंगे, एक्सप्लेन करेंगे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी क्या होती है, उसके बाद हम बताएंगे कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के बाद इंडिया से रिलेट करेंगे, फिर उसके सक्सेस बताएंगे इंडियन डेमोक्रेसी के, इंडियन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के, चैलेंजेस बताएंगे, चैलेंजेस के बाद वे फॉरवर्ड बताएंगे, और एक छोटा सा कंक्लूजन दे देंगे। दैट इज़ इट। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखिए। ऐसे क्वेश्चन जब भी कमेंट लिखा है, डिस्कस लिखा है, तो यू हैव टू बी एज कॉम्प्रिहेंसिव एज यू कैन बी। ओके, that's it from my side. Okay, thank you.